Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So महाराष्ट्र सेट कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर नेटवर्किंग यूनिट के फुल सिलेबस अपडेटेड एमसीक्यूज की सीरीज आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये ऐसे सवाल हैं स्टूडेंट्स जो कि डेफिनेटली आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हर एक सवाल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जो कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको डेली लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के साथ में प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। 100% आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे सभी यूनिट्स के साथ में प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया ये मिलता रहेगा कि एग्जाम में कैसे सवाल बन रहे हैं। सबसे खास बात इस कोर्स की ये रहेगी कि आपके पेपर 1 की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाएंगे, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट सब कुछ पेपर 1 के लिए भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लीट कोर्स की जानकारी ले सकते हो और अगले एग्जाम के लिए भी एनरोल कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स डेमो क्लासेस जरूर देखिए जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज एमएच पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्स आपके सामने है, साथ में पेपर 2 का भी जो है यूनिट वाइज आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करने में हेल्प करेगी। लिस्ट 1 में प्रोसेसेस दी हुई हैं जैसे IMAP, ARP, POP और टेलनेट। दूसरी तरफ उनके फंक्शंस हमारे साथ शेयर किए गए हैं। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर हमारे सामने क्या है, ये है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये होता है एक ऐसा प्रोटोकॉल दैट अलाउस एक्सेसिंग ईमेल ऑन दी सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। इसमें देखिए कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सी चीज बोली हुई थी यहाँ पर कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल का एक्सेस करने का हमें अलाउ करता है विदाउट डाउनलोडिंग देम, कि जो भी ईमेल है हम उसको बिना डाउनलोड किए एक्सेस कर सकते हैं। ARP का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि IP एड्रेस को मैक एड्रेस में, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस में मैप करने में हमें हेल्प करता है। किस सेक्शन पे? लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे। ये है हमारा ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का फंक्शन। इसके बाद आता है POP। POP क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP एंड IMAP ये दोनों हमारे ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ईमेल को कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं, कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें IMAP एंड POP बताता है। ठीक है, सो POP यहाँ पर बोल रहा है प्रोटोकॉल दैट अलाउ ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर। सी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में आता है टेलनेट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको टेलनेट की फुल फॉर्म पता है, मीनिंग पता है, नहीं पता है, जो भी है मुझे बताइए जरा। सो टेलनेट होता है, इट इज यूज्ड for remove login to another computer over a network। सिंपल भाषा में टेलनेट का मीनिंग अगर आपको बताऊं तो ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, और ये जितने भी हैं ये सब हमारे क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल के टाइप्स हैं। एंड टेलनेट की अगर बात करें, इट इज बेसिकली यूज्ड टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ TCP IP नेटवर्क, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका इंटरनेट। क्लियर? सो ये है टेलनेट। दूसरे कंप्यूटर पे अगर रिमोट लॉगिन करना है तो ये काम हमें टेलनेट करके देता है। सो डिटेल में ये वाला सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट के रीसेंट एग्जामिनेशन में आया है, विच आर ऑफन नॉट नीडेड टू इवेल्युएट दी कैशे परफॉर्मेंस। कैशे मेमोरी सबको पता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि किसकी जरूरत नहीं होती है कैशे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। ऑप्शंस है हिट रेशो, लेटेंसी, कैशे ट्रेसेस या फिर ट्रांसफर रेट।
सो नॉट पूछा है, सो नॉट के केस में करेक्ट आंसर है ट्रांसफर रेट। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कैशे परफॉर्मेंस की, तो कैशे परफॉर्मेंस हिट रेशो, लेटेंसी और कैशे ट्रेसेस पर काम करता है। हिट रेशो का क्या मतलब है? ये हमें बताता है कि कितना डेटा कैशे में हमें मिल रहा है। ठीक है, कितना डेटा हमें कैशे में मिल रहा है, दैट इज योर हिट रेशो। आगे है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है टाइम टू एक्सेस डेटा। कैशे में, कैशे मेमोरी में जितना भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, उसको एक्सेस करने में कितना टाइम हमारा सिस्टम लगा रहा है, ये हमें लेटेंसी बताता है। अगर हम कैशे ट्रेसेस की बात करें, सो कैशे ट्रेसेस डेटा यूज टू सिम्युलेट कैशे बिहेवियर। ठीक है, सो कैशे ट्रेसेस होता है डेटा यूज टू सिम्युलेट कैशे बिहेवियर। अब अगर हम ट्रांसफर रेट की बात करें, जो कि यहाँ पर हमारा सही आंसर है, ये बेसिकली कैशे से इसका लेना देना ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि हाउ फास्ट डेटा मूव्स इन एंड आउट। कोई भी डेटा सिस्टम में किस तरीके से फास्ट मूव हो रहा है वो बताता है। क्लियर? हिट रेशो का फॉर्मूला एग्जामिनेशन में कई बार पहले पूछा गया है, अभी भी हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे फिर पूछा जाएगा। सो हिट रेशो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कैशे हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाती हूँ। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पहले एज इट इज एग्जाम में आया है और घुमा फिरा कर आगे भी पूछा जाएगा। नंबर ऑफ कैशे हिट्स का मतलब है, मान लीजिए कि कैशे में कोई डेटा हम लोगों को 80 टाइम्स मिला, कैशे हिट्स उसको बोलते हैं, और हमने 100 टाइम्स उसको ढूंढने का ट्राई किया था। तो ये 80 बाई 100 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80%। अगर परसेंटेज में बोला होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, नहीं बोला होगा तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे रेशो है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 इसको करते ही हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, the primary function of firewall in network security is। so network security में मेन फंक्शन फायरवॉल का क्या होता है? टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटेक्ट अनोमलीज, टू क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, टू फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स, या फिर टू इनक्रिप्ट डेटा बिफोर ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने से पहले उसको इनक्रिप्ट करना। तो देखो, फायरवॉल का इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के साथ कोई काम नहीं है। ठीक है, और ना ही ये अपना कोई प्राइवेट नेटवर्क अलग से बनाता है कि कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाया जाए। कम्युनिकेशन का मतलब तो आपको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, जो डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना और एनोमलीज को डिटेक्ट करना भी इसका काम नहीं है। फायरवॉल का मेन फंक्शन ही ये होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरे सिस्टम पे फायरवॉल है, कई बार हम नेटवर्क पे भी फायरवॉल यूज करते हैं। सो जो भी इंटरनेट से कोई भी अगर फाइल आ रही है या हम इंटरनेट पे कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पे। हमने अपने फायरवॉल में क्या सिक्योरिटी रूल्स लगा रखे हैं, क्या सेटअप सोच के रखा है, सेटअप करके रखा है, उसके बेस पे ही ये हम लोगों को हमेशा रिजल्ट देता है और पैकेट्स को फिल्टर करता है। राइट स्टूडेंट्स, कहीं पर भी डाउट है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है किसी पॉइंट पे, आप मुझे डिटेल में पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं हर क्वेश्चन को और भी ज्यादा इलेबोरेट करूंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, which mode is a block cipher implementation as a self-synchronizing stream cipher? Options: cipher block chaining mode, cipher feedback mode, electronic code book, output feedback mode। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर
साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, जिसको कि हम सिंपली CBC मोड के नाम से जानते हैं। अब ब्लॉक चेनिंग है ये। ब्लॉक चेनिंग का मतलब क्या होता है? चेन बन रही है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर डिपेंडेंट है, राइट? इट मेक्स ईच ब्लॉक डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस वन। प्रीवियस का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट का इनपुट होगा। चेनिंग में इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये एक चेनिंग सिस्टम है। और हम लोगों से क्या पूछा था? सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर पूछा था। तो ये स्ट्रीम साइफर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें प्रीवियस ब्लॉक, पूरे के पूरे प्रीवियस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है इसमें, अगर हमें डिक्रिप्ट करना है नेक्स्ट ब्लॉक को। ठीक है, तो ये सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें प्रीवियस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। तो ए सही आंसर नहीं होगा। साइफर फीडबैक मोड क्या होता है? इसको सिंपली हम CFM के नाम से जानते हैं, सॉरी CFB के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ब्लॉक साइफर को स्ट्रीम साइफर में कन्वर्ट करता है। एंड इसमें जो स्मॉलर यूनिट होती है ना कन्वर्जन की, वो 8 बिट्स होती है। एंड जो सवाल में पूछा है सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग, तो ये सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग फॉर्मूला को फॉलो करता है। कैसे? क्योंकि इफ सम न्यू बिट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कोई नया बिट है और ट्रांसमिशन के दौरान, ट्रांसफर के दौरान वो गुम हो जाता है, तो उसको वो कुछ स्टेप्स के बाद क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। इसको सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी हमारी साइफर फीडबैक मोड में होती है। क्लियर? बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक क्या करता है? बिल्कुल सिंपलेस्ट ब्लॉक साइफर का ये मोड होता है। हर एक ब्लॉक को ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट भी करता है, लेकिन सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन की पावर इसमें नहीं होती है। आगे आउटपुट फीडबैक मोड की बात करें, सो अगर इसमें एक कोई बिट लॉस्ट हो जाता है तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, तो सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ 4 ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस कर दिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड है। Which layer divides each message into packets at the source and reassembles them at the destination? ठीक है, सोर्स में डिवाइड कर रहे हैं पैकेट को, 1 बाय 1 सेंड कर रही है और डेस्टिनेशन साइड पर उन पैकेट्स को रीअसेंबल कर रही है। तो उस लेयर का नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही ये है, एक जगह से यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसफर करवाना, राइट? एंड ये डेटा को पूरे डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर नहीं करती है। जो भी हमारा मैसेज है हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको कुछ स्मॉल सेगमेंट्स में, ये हमारे मैसेज को कुछ स्मॉल सेगमेंट्स में पहले ब्रेक करती है सेंडर साइड पर, सॉरी सोर्स साइड पर। एंड यहां पर इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? डेटा पैकेट्स का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो पैकेट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, उसको पैकेट्स का नाम दिया जाता है और रिसीविंग एंड में उनको रीअसेंबल किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर की एक और पावर होती है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इट ऑलवेज इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी। खास करके TCP की बात अगर हम करें तो ये रिलायबल डिलीवरी के लिए हमें हेल्प करती है। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर TCP एंड UDP इन दोनों रूल्स को फॉलो करती है, इन दोनों प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है। अब मुझे आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कि TCP एंड UDP नेटवर्किंग में क्या होता है और कैसे ये काम करता है। बेसिक सी वर्किंग इसकी बताइए। सो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर अभी देखिए आपसे पूछा है ट्रांसपोर्ट लेयर की एज इट इज डेफिनेशन लिखी थी, उसी तरीके से हो सकता है अगली बार नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर की पूछी जाए। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? बेसिकली पैकेट राउटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सोर्स से डेस्टिनेशन पर जब पैकेट्स को राउट करना होता है, बेस्ट रूट डिसाइड करना होता है, तो नेटवर्क लेयर काम करता है कि कैसे नेटवर्क के थ्रू हम बेस्ट रूट दिखाकर पैकेट्स को ट्रांसमिट करते हैं। एंड ये क्या करता है? IP एड्रेसेस के साथ काम करता है।
आगे अगर डेटा लिंक लेयर की बात करें, सो डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस के साथ काम करता है, मैक एड्रेसिंग को हैंडल करते हैं हम बोल सकते हैं। एंड सबसे खास बात डेटा लिंक लेयर की ये होती है कि ये एरर्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है, उस लोकल नेटवर्क में एरर्स को डिटेक्ट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। एंड टू एंड या फिर हॉप टू हॉप डिलीवरी भी डेटा लिंक लेयर करता है। लास्ट ऑप्शन है फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर रॉ बिट्स का क्या मतलब होता है, जीरोज एंड वंस के फॉर्मेट में जो डेटा होता है, रॉ बिट्स को सेंड करने फिजिकल मीडियम के थ्रू, किसी भी केबल किसी भी सिग्नल के थ्रू, जिसको फिजिकल मीडियम बोलते हैं, उसके थ्रू जब रॉ बिट्स को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसको, वो काम किसका होता है, वो काम होता है हमारा डेटा लिंक लेयर का। क्लियर? तो सबकी डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बता दी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में लिखा है physical layer, data link layer, network layer and presentation layer. List 2, routing of signals, divide the outgoing messages into packets to act as a network controller for routing the data. देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर अभी हमने ये सारी लेयर्स पढ़ी, इसी के बेस पर हम आगे भी आंसर निकाल सकते हैं, है ना। फिजिकल लेयर क्या करता है, फिजिकल लेयर एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम करता है। No, physical layer makes and breaks the connection, define voltage and data rates, converts data bits into electrical signal. data bits को electrical signals में क्या करता है, कन्वर्ट करता है कौन, हमारा फिजिकल लेयर। सो अगर हम ए को सेकंड से मैच करेंगे तो देखो एक ही ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है ना। सो बेसिकली फिजिकल लेयर मेक एंड ब्रेक फिजिकल कनेक्शन, रॉ बिट्स पे ये काम करता है। एंड कभी भी अगर वोल्टेजेस या ऐसी बात की जा रही होगी, ठीक है, वोल्टेज, डेटा रेट, बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, तो ये सब फिजिकल लेयर करता है। आगे है डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन, एरर्स को डिटेक्ट करना, एरर्स को करेक्ट करना, ठीक है, आउटगोइंग मैसेजेस को फ्रेम्स के फॉर्मेट में असेंबल करना। तो कहीं पर भी कभी भी अगर क्वेश्चन में एक कीवर्ड नजर आ रहा है फ्रेम्स, तो इसका मतलब है हमेशा ये डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। नेटवर्क लेयर की बात करें अगर, तो राउटिंग ऑब्वियसली अभी भी पढ़ा, ये कीवर्ड है, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ट्रांसलेटिंग लेयर की तरह काम करता है, यानी कि प्रेजेंटेबल फॉर्म में मैसेज को कन्वर्ट करता है। प्रेजेंटेबल फॉर्म में करने का मतलब क्या है कि ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड काम कर रहा होगा, ठीक है, ये इनक्रिप्शन से रिलेटेड काम कर रहा होगा, एंड डेटा को कंप्रेस करना यानी कि कंप्रेशन से रिलेटेड ये काम कर रहा होगा। ट्रांसलेटिंग लेयर की तरह पर ये हमारा काम करता है। ऑल क्लियर एवरीवन? Which of the following are key features of mobile ad hoc network? Option 1, self-organizing and decentralization. Option 2, high mobility of nodes. Option 3, requires fixed infrastructure for operation. And option D, network topology is dynamic and constantly changing. Option E here is, it requires a central controller to manage network traffic. सबसे पहले देखिए ऑप्शंस वगैरह सब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स क्या होते हैं। सो बेसिकली मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स, ये देखिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वायरलेस नेटवर्क होते हैं। ऑब्वियसली लॉजिक इसमें लगाना था, रट्टा नहीं मारना था कि मोबाइल नेटवर्क है तो वायरलेस नेटवर्क ही होगा। जहां पर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको सिंपली हम लोग नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर डिवाइस को, कनेक्टेड डिवाइस को नोड्स बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल टू मोबाइल नेटवर्क है तो मोबाइल फोन क्या होंगे, नोड्स होंगे। लैपटॉप टू लैपटॉप कनेक्शन है तो उनको हम नोड्स बोलेंगे। और सेंसर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट एनी वायर, जैसे कि राउटर्स, टावर्स के थ्रू सिग्नल आता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो इसकी मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स की फीचर्स ऑप्शंस वाले पर बाद में जाएंगे, लेकिन वैसे ही आपको बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं, वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं। दूसरा फीचर इसका ये है कि ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि इसमें कोई सी सर्वर या किसी एडमिन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। तीसरा फीचर इसका ये होता है कि मोबाइल नोड्स ये यूज करते हैं कि इजीली हम फ्रीली मूव कर सकते हो। ऑब्वियसली वायर नहीं, या फोन पे बात करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, है ना। डायनामिक टोपोलॉजी होती है। डायनामिक टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे हमारा मोबाइल फोन इधर से उधर मूव हो रहा है कम्युनिकेशन के दौरान, वैसे वैसे उसकी टोपोलॉजी, हमारे डिवाइसेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जाता है। और इसका अगला फीचर है नो सेंट्रल कंट्रोल। नो सेंट्रल कंट्रोल का मतलब है वही बात है कि कोई कंट्रोलर राउटर बिल्कुल भी नहीं है। नोड यानी कि वो डिवाइस, फोन या लैपटॉप ही रिस्पॉन्सिबल है हर काम को करने के लिए। क्लियर हो गया? क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। अभी अभी बताया, ए मतलब हमारा सही है। यहाँ पर ए नहीं है, इसको हटा दो। हाई मोबिलिटी ऑफ नोड्स। हाई मोबिलिटी ऑफ नोड्स का क्या मतलब होता है कि इजीली हम चेंज कर सकते हैं अपनी लोकेशन, तो बी सही आंसर होगा। बाकी वैसे भी सब जगह बी था। रिक्वायर्स फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, डायनामिक होता है, अभी अभी आपको बताया। नेटवर्क टोपोलॉजी इज डायनामिक, डी हमारा सही है। तो ए बी डी यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिल गया। अभी बताया कि इसमें कोई सेंट्रल कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और यहाँ पर लिखा है कि इट रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर। तो देखो ये वाला सवाल इतना ज्यादा आसान था कि इसके लिए आप लोगों को कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कि अलग से कोई क्लास लेनी होती या अलग से कुछ पढ़ा होता, कुछ भी जरूरी नहीं था, है ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। A. In connection oriented service, the destination address is to be specified only during the setup. Option B. Packet sequencing is not guaranteed in connection oriented services. Option C. Flooding is a method in which every incoming packet is sent out on every outgoing line except the one by which it arrived. Option D. Presentation layer performs detection and recovery from errors in the transmitted data. तो देखिए ऑप्शन 1 में यहाँ पर बोला है इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज का मतलब है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स की बात कर रही है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे कि हम टीसीपी की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हमेशा देखिए कोई भी सवाल आ रहा है ना, उसका डायरेक्ट आंसर निकालने से पहले उसको रिलेट कर लो किसी एग्जाम्पल के साथ या उसकी कोई सर्विस के साथ। तो जैसे यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में सबसे पहले दिमाग में आ गया टीसीपी। ठीक है। अगर कनेक्शन लेस लिखा होता तो यूडीपी आता। इसमें बोल रहे हैं कि डेस्टिनेशन एड्रेस इज टू बी स्पेसिफाइड ओनली ड्यूरिंग दी सेटअप। तो ये बोल रहे हैं कि जब कनेक्शन हम सेट कर रहे हैं उसी समय पे उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को स्पेसिफाई करना पड़ता है इनिशियल सेटअप फेज में। ये टीसीपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि टीसीपी में हम इनिशियल सेटअप फेज में ही उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो यूज करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। कनेक्शन के टाइम पर ही, ताकि हम लोग आसानी से बता सकें, कनेक्शन के टाइम पर ही ताकि हम लोग आसानी से बता सकें कि हाँ डेस्टिनेशन क्या है, कहां पर हम लोगों को पैकेट्स को डिलीवर करना है। सेकंड ऑप्शन है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन को भी इस तरीके से तोड़कर जरा एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, सही है या गलत। सो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ ये लिखा है कि पैकेट सीक्वेंसिंग इज नॉट गारंटेड इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। अभी अभी मैंने आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट में बताया कि पैकेट की सीक्वेंसिंग डेस्टिनेशन तक जब हम पहुंच जाते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस अगर हमने पहले ही दे दिया तो पैकेट की सीक्वेंसिंग की गारंटी भी ये देते हैं, लेकिन इसमें बोला था नॉट गारंटेड, है ना। अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने जब आपको टीसीपी और यूडीपी
यूडीपी में डिफरेंस बताया, उसमें यही था कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में पैकेट सीक्वेंसिंग गारंटेड होते हैं, लेकिन यूडीपी में फिर भी नहीं होते हैं। तो बी गलत है, ए सही है। ठीक है, बी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सी भी आंसर होगा क्योंकि दो ऑप्शंस जो बच रहे हैं उन दोनों में सी है। डी ऑप्शन हमें बोल रहा है प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म्स डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स इन द ट्रांसमिटेड डेटा। सो डिटेक्शन, एरर की डिटेक्शन करना और एरर को रिकवर करना, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम नहीं होता है। ये या तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो डी हमारा गलत ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर आ गया ए एंड सी ओनली। अब इस सवाल को और आसान बनाने के लिए आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग टीसीपी आईपी के जितने भी लेयर्स हैं उनको याद रखिए, उनके जितने भी वर्किंग प्रोटोकॉल्स है उनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि वहीं से एग्जामिनेशन में ये सवाल रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding multiple access techniques and identify the correct ones. Option 1, Aloha is used for multiple access on a shared medium. Option 2, TDMA uses WALSH tables for time slot allocation. CSMA CD was invented for wireless networks and CDMA codes are sequence of numbers generated by orthogonal codes. अब ये सवाल आप लोगों के लिए टफ होगा। क्यों टफ होगा? अगर आपको इनकी फुल फॉर्म नहीं आती है, मीनिंग नहीं पता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये मीनिंग्स पता है तो डेफिनेटली वो लोग 10 सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 1। Aloha is used for multiple access on a shared medium. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अलोहा का काम ही ये है। अलोहा बेसिकली एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल होता है एंड इट अलाउ यूजर्स टू सेंड डेटा विदाउट कोऑर्डिनेशन। डेटा सेंड करने में ये यूजर्स को हेल्प करता है, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कहां पर? ओवर अ शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल। वायरलेस नेटवर्क भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस ऑन अ शेयर्ड मीडियम, ऑप्शन ए वी हैव इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ए नहीं है, यहां पर भी ए नहीं है। आगे देख लेते हैं टीडीएमए। टीडीएमए का मतलब क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूजेस वॉल्श टेबल फॉर स्मॉल स्लॉट एलोकेशन। अब देखो ए के साथ बी जो है वो हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, टीडीएमए क्या करता है? टाइम डिवीजन। ये क्या करता है? टाइम स्लॉट्स को, सॉरी चैनल्स को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करता है, ना कि वॉल्श टेबल में डिवाइड करता है। आ रही है बात समझ में? तो ऑप्शन बी गलत है, तो ये गलत हो जाएगा और बहुत आसानी से हम सही उत्तर तक पहुंच गए। दैट इज आर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर CSMA CD लिखा है, CSMA CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है। आपको लिखा है सवाल में कि वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है, बट नहीं, हमें पता है कि ये वायर्ड नेटवर्क सिस्टम्स में यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन भी बता देती हूँ, CDMA क्या होता है? CDMA है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। डायरेक्ट स्टूडेंट्स इनकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो भी हमारे फुल फॉर्म्स हैं उसको आप लोगों ने फोकस में रख के चलना है। ठीक है, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यूनिक कोड असाइन करते हैं हर एक यूजर को। ठीक है, एंड दीज कोड्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है मल्टीपल यूजर्स कैन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, एक दूसरे को इंटरफेयर किए बिना। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कोड्स। ठीक है, तो ए एंड डी हमारा सही आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है sequence of following stages in the sliding window protocol for flow control। आपके सामने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जो फ्लो कंट्रोल होता है उसके कुछ स्टेजेस के नाम दिए हैं एंड आपको उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए।
बेसिकली ये एक सिंपल सा मेथड है, नेटवर्किंग में यूज किया जाता है, डेटा कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है टू मैनेज द फ्लो ऑफ पैकेट्स बिटवीन टू डिवाइसेस। टू डिवाइसेस का मतलब है सेंडर डिवाइस एंड रिसीवर डिवाइस। इनके बीच में जो भी डेटा पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको मैनेज करने में ये हेल्प करता है। एंड इसके साथ ही ये रिलायबल एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन का हमें परमिशन देता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम्स या पैकेट्स हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ, ये क्या करता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स को कंट्रोल करता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की खास फीचर ये होता है कि इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट। क्लियर। इसमें 3 विंडोज होती हैं, एक नॉर्मल, एक सेंडर और एक रिसीवर। अब आते हैं अपने सवाल पर, जो कि आपको बोल रहा है इसमें स्टेजेस को ये करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो सबसे पहले आता है सेंडर सेंड्स अ विंडो ऑफ फ्रेम्स, जिसको इनिशियलाइज, एक विंडो को इनिशियलाइज करना भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम सेंडर की विंडो का साइज भी सेट करते हैं। सेंडर सेंड्स अ विंडो ऑफ फ्रेम। इसके बाद आता है रिसीवर, उसको एक्नॉलेज करता है, जैसे कि मैं सेंडर हूं, मैंने कोई एक फ्रेम सेंड कर दी रिसीवर साइड पर, रिसीवर डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि फ्रेम रिसीव हो चुकी है, ठीक है। और सेंडर क्या करेगा, तब तक एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। उसके बाद सेंडर मूव द विंडो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेम्स। अगर एक एक्नॉलेज हो गया, फिर वो अगला सेट ऑफ फ्रेम उसको भेजेगा। इफ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड, सेंडर रीट्रांसमिट्स द फ्रेम। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है तो सेंडर क्या करेगा, फिर से उस फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा। इसमें टाइम आउट और एरर्स का भी हम काम करते हैं। एंड ये वाला जो डी स्टेप है, इसको गो बैक एन या फिर सिलेक्टिव रिपीट पॉइंट भी बोला जाता है। क्लियर। सो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। Which one is a connectionless transport layer protocol that belongs to the internet protocol family? वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट एग्जाम में हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल पूछ सकते हैं, तो इसका सवाल होगा, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा टीसीपी। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is false? Packet switching can lead to reordering unlike circuit switching. Option 2, packet switching leads to better utilization of bandwidth resources than circuit switching. Option 3, packet switching results in less variation in the delay than circuit switching. Option 4, packet switching sender and receiver can use any bitrate format or framing method unlike circuit switching. सिंपल तरीके से आप लोगों से इस सवाल में पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। सो स्विचिंग क्या होती है, लॉजिक लगाओ। अगर हम कनेक्शन की बात करें, पैकेट स्विचिंग में, इसमें पैकेट स्विचिंग में कनेक्शन का कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता, डेटा सेंट एज पैकेट्स इंडिपेंडेंटली। क्लियर। और सर्किट स्विचिंग, सर्किट बन रहा है तो एक डेडिकेटेड पाथ होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में अगर डेटा ट्रांसमिशन की हम लोग बात करें तो डेटा को हम ब्रेक करते हैं पैकेट्स में एंड ईच में टेक डिफरेंट रूट्स। एक डेटा को हमने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया एंड हर पैकेट अलग अलग रूट से जा सकता है। पैकेट स्विचिंग में बेसिकली हम लोगों को मतलब होता है कि कैसे पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। और सर्किट स्विचिंग में ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम्स होती है, जिस सीक्वेंस में डेटा हुआ है उसी सीक्वेंस में डेस्टिनेशन तक ये पहुंचता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है पैकेट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग का एग्जाम्पल है टीसीपी आईपी नेटवर्क्स, और सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स। क्लियर। अब यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि हम लोगों से पूछी गई है, वो है हमारी ऑप्शन नंबर 3। इसमें बोला है पैकेट स्विचिंग रिजल्ट्स इन लेस वेरिएशन इन द डिले देन सर्किट स्विचिंग। डिले वाला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं,
सो पैकेट स्विचिंग के केस में वेरिएबल डिले होते हैं एंड जो सर्किट स्विचिंग है इसमें कांस्टेंट डिले होते हैं, यानी कि लेस वेरिएशंस होती हैं सर्किट स्विचिंग में, और इसमें कहा गया था कि लेस वेरिएशंस होती हैं पैकेट स्विचिंग में। क्लियर? तो ये एक मेजर डिफरेंस है और बहुत बेसिक पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया एक्सप्लेन करने की देखिए किसी को जरूरत नहीं है ना। सो मल्टीमीडिया के केस में इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब चीजें आ रही है। ईमेल के थ्रू अगर हम लोगों को मल्टीमीडिया फाइल्स को शेयर करना होगा तो यूज किया जाता है MIME। अब आप लोग मुझे बताइए MIME और जो बाकी के ऑप्शंस है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा देखो, अब आप लोगों को पता चला होगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था, है ना, मैच द फॉलोइंग में आया था। सो IMAP होता है, बताइए जरा क्विकली। IMAP की फुल फॉर्म वर्किंग इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जब भी मल्टीमीडिया फाइल्स को शेयर करना होगा तो इसका यूज किया जाता है। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 3 का मतलब है यहाँ पर वर्जन 3 है इसका। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल अगर हमें ट्रांसफर करना है तो उस प्रोटोकॉल को SMTP का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 सीरियल लाइन IP स्लिप, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। लिस्ट 2 एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। याद रखना है, ठीक है, ट्रिक्स के साथ बताती हूँ कैसे याद रखना है। स्लिप का मतलब है सीरियल लाइन IP। ये क्या, एक सिंपल प्रोटोकॉल है, बिल्कुल सिंपल प्रोटोकॉल है जिसमें हम IP के जो पैकेट्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो पैकेट्स हैं उनको इनकैप्सुलेट करते हैं ओवर सम सीरियल लिंक्स। ठीक है, एंड ये काम करता है डेटा लिंक लेयर पर। तो A को हम 3rd से मैच करते हैं और यहीं से आंसर मिल गया। A ऑप्शन भी अगर आता ना तो आंसर आपको मिल जाना था। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली बॉर्डर है वो नेटवर्क के साथ काम करेगा। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है? एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन, सिस्टम के बीच में राउटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, किसी को अगर कुछ भी नहीं आता था ना इस सवाल में तो अभी तक इतनी देर से मैं आपको UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बता रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर में है, सिर्फ यहां से आप आंसर निकाल सकते थे। C का सेकंड देखो सिर्फ एक ही जगह पर है, तो ऐसे आंसर निकाला जा सकता था। क्लियर? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आगे है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP। ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट जो है वो यूजर के कंट्रोल में भी होता है, ऐसे याद रख सकते हो, इसलिए वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है। क्लियर? Post Office Protocol is a message access protocol which is used to extract messages from clients. In this regard, which of the following are true? We have given 5 statements here. The first statement is POP has 2 modes, delete mode and keep mode. Option 2, in delete mode, mail is deleted from mailbox after each retrieval. In delete mode, mail is deleted from mailbox before each retrieval. Option 4, in keep mode, mail is deleted before retrieval and in keep mode, mail remains in the mailbox after retrieval. बड़ा ही आसान, बड़ा ही ज्यादा लॉजिकल ये सवाल है। अब देखो यहां पर इस सवाल से ऑप्शन आप लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि A सही होगा ही होगा, क्योंकि डिलीट मोड और कीप मोड के बारे में हमने बाकी सब ऑप्शंस में बात की है
है ना। सो ए तो सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं है, इसको हटा दो। बाकी देख लेते हैं इन डिलीट मोड। देखो रट्टा मत मारो, एक शांत दिमाग से इस क्वेश्चन को प्रोसेस करने की कोशिश करो। ये हमें बोल रहा है कि डिलीट मोड में हम क्या करते हैं। डिलीट मोड में मेल को डिलीट करते हैं मेल बॉक्स में। ऑब्वियसली मेल्स कहाँ होती है, हमारे मेल बॉक्स में होती है। उसको डिलीट करते हैं आफ्टर ईच रिट्रीवल, हर बार मेल को रिट्रीव करेंगे उसके बाद मेल डिलीट होगी। ये बोल रहा है बिफोर ईच रिट्रीवल। अब मेल अगर रिट्रीव ही नहीं हुई है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। नहीं कर सकते ना, जब तक मेल रिट्रीव ही नहीं हुई है कैसे उसको डिलीट करेंगे। तो आफ्टर रिट्रीवल, तो बी हमारा सही ऑप्शन होगा। ये भी कट गया, बाकी दोनों जगह वैसे भी बी था। आगे लिखा है सी, देखो नहीं होगा, बी सही है तो सी बिल्कुल गलत होगा। सिमिलरली डी और ई के केस में भी होगा। ठीक है, डी और ई एक साथ सही नहीं हो सकते। तो आंसर तो हम लोगों को मिल ही चुका है। अब मैंने जो बोला आपको कि डी और ई एक साथ सही नहीं हो सकते, वैसे ही बी और सी भी एक साथ सही नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि मेल को आफ्टर डिलीट कर देंगे, रिट्रीवल से बाद में डिलीट करेंगे, एक बोल रहा है पहले डिलीट करेंगे। तो दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है ना। वैसे कीप मोड में बोल रहा है कि मेल को डिलीट करेंगे बिफोर रिट्रीवल, और दूसरा बोल रहा है कि मेल रिमेन्स इन द मेल बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल। अब कीप मोड में डिलीट करने की बात कहां से आ गई, है ना। तो ये वाला तो ऑप्शन बहुत आसानी से गलत हो सकता था, तो करेक्ट आंसर हमें ई मिल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग के अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझाए ही, साथ में मैंने कोशिश की आप लोगों को ये बताने की कि कैसे आप थोड़ा सा खुले दिमाग से स्टेटमेंट को लॉजिक लगा करके आंसर निकाल सकते हो, है ना। और इसी तरीके से आंसर्स निकलते हैं इस यूनिट के। क्लियर, तो बेसिक लॉजिक लगाओ, परेशान नहीं होना है कि नया टॉपिक आ गया, नया कुछ भी नहीं आएगा। नेटवर्किंग में अभी अगर रीसेंट ट्रेंड की मैं बात करूं तो 8-10 से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। बीच में 8-10 सवाल आते थे, लेकिन इससे ज्यादा सवाल अब आ रहे हैं, जिसमें से कि लगभग 5-6 सवाल तो ऐसे ही होते हैं, लॉजिकल ही होते हैं। ठीक है, 5-6 ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं, तो बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। Consider the following statements with respect to network security. So network security के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास सही है। Message confidentiality means that sender and the receiver expect privacy. Option B, message integrity means that the data must arrive at the receiver exactly as they were sent. And option 3 is message authentication means that the receiver is ensured that the message is coming from the intended sender. देखो कुछ नहीं है इसमें, लॉजिक लगाना है। नेटवर्क सिक्योरिटी, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा पासवर्ड है वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं चाहती वो मैं किसी के साथ शेयर करूं। तो वैसे ही कंप्यूटर मतलब नेटवर्क में हमारी कितनी सारी फाइल्स डेटा होता है। ये बोलता है कि मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो बोलते हैं कि प्राइवेसी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं किसी के साथ अपना कोई पासवर्ड शेयर कर रही हूँ, अपनी अकाउंट डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, तो हम नेटवर्क में ये डिमांड करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कि प्राइवेसी होनी चाहिए। हमारा डेटा नेटवर्क के थ्रू जा जरूर रहा है बट वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ द अबव बोला है। मैसेज इंटीग्रिटी मीन्स डेटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज दे वर सेंट। जैसा मैसेज मैंने भेजा है मैं चाहती हूँ एज इट इज डेटा रिसीवर तक पहुंचे, इसको डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ए एंड बी। यहाँ पर बी नहीं है तो इसको कट कर दो। आगे है मैसेज ऑथेंटिकेशन मीन्स रिसीवर इज इंश्योर्ड दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम इंटेंडेड सेंडर। ऑथेंटिकेशन यही होता है ना, ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिकेशन की जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो एक जेन्युइन व्यक्ति से आ रहे हैं, जेन्युइन नेटवर्क के थ्रू आ रहे हैं, कहीं ऐसे फ्रॉड उससे ना आ रहे हो, तो वो मैसेज ऑथेंटिकेशन होती है। जैसे अगर हम लोग किसी सोशल मीडिया या फिर कोई जैसे व्हाट्सएप टाइप के जो चैट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एप्लीकेशंस होते हैं, वो हमें बोलते हैं कि वो हमें मैसेज ऑथेंटिकेशन की पावर देते हैं। मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि हमें पता रहेगा कि मैसेज जो है वो इंटेंडेड सेंडर से आ रहा है, कोई फ्रॉडेंट मैसेज हम लोगों को नहीं भेज रहा है। तो ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।